अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में भी अगेन देखें, हमारे पास चार ब्रैकेट्स हैं और चार ब्रैकेट्स के बाद हमारे पास जो एंड वाली एक्स्ट्रा टर्म है उसमें वेरिएबल है। सो लास्ट टाइम में मैंने डिस्कस किया है कि अगर आपका यहाँ पे वेरिएबल होगा तो आपने कॉन्स्टेंट्स को प्लस या माइनस करके चेक नहीं करना कि आपको कौन सा पेयर सेम जो नंबर है सेम आंसर देगा। अगर यहाँ पे वेरिएबल है तो फिर आपने कॉन्स्टेंट्स को मल्टीप्लाई करके चेक कर रहा है कि आपको कौन सा जो पेयर है वो सेम आंसर देगा। सो अगर यहाँ पे मैं -4 और -3 को मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे -4 और -3 जो है वो 12 देगा इन दो को मल्टीप्लाई करके। अब बाकी दो को मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं, बाकी हमारे पास -6 और -2 है। तो अगर -6 और -2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो तब भी मुझे 12 मिलेगा। इसका मतलब ये है कि x-3 और x-4 को एक जगह और x-2 और x-6 को एक जगह रख के हम पेयर्स बना के इनको सॉल्व कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने इनकी रीअरेंजमेंट नहीं की क्योंकि ये ऑलरेडी अरेंज थे, ठीक है। तो मैंने x-2 और x-6 को एक दफा लिखा, x-3 और x-4 को एक साथ लिखा और -2x एक साथ लिखा। अब x-2 और x-3 को मल्टीप्लाई करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो x² - 8x + 12 मिल जाएगा और x-3 और x-4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो x² - 7x + 12 आपको मिल जाएगा और एंड वाली जो टर्म है -2x² ये आपकी एज इट इज आ जाएगी। अब अगर आप देखें तो हमारे पास x² + 12 सेम, x² + 12 सेम, तो जो आपकी सेम टर्म्स होंगी उनको आप एक साथ लिख लेंगे रीअरेंज करके। सो x² + 12 एक साथ -8x को बाद में लेंगे, x² + 12 एक साथ और -7 को बाद में लेंगे और -2x² एज इट इज। अब अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जो भी सेम टर्म होती है उसको हम किसी भी दूसरे वेरिएबल के इक्वल रखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो सेम टर्म्स हैं वो हमारे पास x² + 12 है और x² + 12 है। तो हमने क्या किया, x² + 12 को हमने y के इक्वल रख लिया। तो यहाँ पे x² + 12 की जगह y और -8x, x² + 12 x की जगह x² + 12 की जगह y और -7x और -2x² एज इट इज। अब आप इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे और सिंप्लीफाई जब आप करेंगे तो आपको मिलेगा y² - 15xy + 54। तो यहाँ पे भी आप अगर आप देखते हैं तो हमारे पास y² - 15xy + 54x² आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इन टू वेरिएबल्स और आप मिड टर्म ब्रेक करेंगे। मिड टर्म ब्रेक करने का तरीका बिल्कुल सेम है। आपने 54 को y² के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 54 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 54, उसके जब हम फैक्टर बनाएंगे तो आपको 9 और 6 मिलेंगे, 9 6 और 54 होता है। और हमारे पास यहाँ पे क्योंकि माइनस चाहिए और -9 और -6 करेंगे तो हमें -15 भी मिल जाएगा। तो हमने मिड टर्म ब्रेक करके y² - 9xy - 6xy + 54 किया। अब यहाँ पे पहले दो टर्म्स को देखें तो हमारे पास क्या कॉमन आएगा, y। तो हमने y कॉमन लिया, y² में से y कॉमन किया, y बचेगा। -9xy में से y कॉमन किया तो जाहिर सी बात है आपके पास 9x बचेगा। अगली दो टर्म में से अगर देखें तो 6 और 54 में से 6 कॉमन आएगा और यहाँ पे x और x² है तो x और x² में से x कॉमन आएगा। सो -6x कॉमन लिया तो हमारे पास सिर्फ y बचेगा, प्लस में से माइनस कॉमन गया तो माइनस बचेगा। 54 में से 6 कॉमन गया, 54 डिवाइड बाय 6 इज 9x। अब अगर आप देखें तो y - 9x, y - 9x जो सेम टर्म्स हैं उनको हमने एक दफा लिख लिया। बाकी एक्स्ट्रा चीज क्या है, y - 6x, तो y - 6x यहाँ पे एज इट इज लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे आपका जो आंसर है वो y - 9x, y - 6x है, दो वेरिएबल्स में है। लेकिन क्वेश्चन में तो आपका सिंगल वेरिएबल में है, x में है, तो आपका आंसर भी सिर्फ x में होना चाहिए। तो जो चीज हमने लेट की थी वो दोबारा रिप्लेस करें। हमने x² + 12 की जगह y रिप्लेस किया था, तो अगेन y की जगह हमने x² + 12 - 9x, y की जगह अगेन x² + 12 - 6x रिप्लेस कर दिया। अब इसको आप जो है वो पावर्स की फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। x वाली टर्म को पहले ले जाएं और कांस्टेंट को बाद में ले जाएं, x वाली टर्म को पहले ले जाएं और कांस्टेंट 12 को बाद में ले जाएं। क्योंकि मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं थी तो इसलिए मैंने रीअरेंज नहीं किया, मैंने इसी को आंसर मान लिया। सो आप लोग एक स्टेप आगे करके तो x² के बाद x और उसके बाद कांस्टेंट वाली टर्म को रीअरेंज करके लिख सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 20 भी हमारा सेम है बिल्कुल। अगर आप इसकी जो सेपरेट वाली टर्म देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि आप जो है कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे कि कौन सा आंसर आपको सेम मिल रहा है। तो अगर यहाँ पे वेरिएबल नहीं होता, यहाँ पे अगर सिर्फ कांस्टेंट होता तो आपने क्या करना था, आपके जो कांस्टेंट्स हैं उनको प्लस या माइनस करके चेक करना था कि आपका आंसर इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो हमारा केस वेरिएबल वाला है तो हम कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं।
सो हमारा सीक्वेंस वही रहेगा। अब देखें यहाँ पे कॉन्स्टेंट पहले पिछले क्वेश्चन में हमारे पास देखें x माइनस 4 x माइनस 3 x माइनस 6 था, तो यहाँ पे आपका 5 माइनस एक्स कॉन्स्टेंट पहले आ रहा है, 2 प्लस एक्स, 10 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स है। तो कॉन्स्टेंट जहां पे भी है कॉन्स्टेंट्स को आपने मल्टीप्लाई करके चेक करना है। सो यहाँ पे कॉन्स्टेंट 1 है और यहाँ पे कॉन्स्टेंट 10 है। 10 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, आंसर आएगा 10। बाकी दो को देखते हैं, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2 है। 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 10। इसका मतलब है ये वाले दो फैक्टर हमें 10 दे रहे हैं और ये वाले दो फैक्टर भी हमें 10 दे रहे हैं। ये ऑलरेडी जो है अरेंज्ड है, इन्हें रीअरेंज करने की जरूरत नहीं है। तो इन दो फैक्टर्स को एक साथ, इन दो फैक्टर्स को एक साथ और -7x² को एज इट इज लिख देंगे। अब इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करें तो आपको 10 प्लस 3x माइनस x² मिलेगा। इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करें 10 प्लस 9x माइनस x² मिलेगा और आखिरी वर्ड है -7x² आपकी एज इट इज। अब अगेन हमें जो सेम टर्म्स हैं वो हम उनको रीअरेंज करते हैं कि इन बोथ ब्रैकेट्स में। तो 10 माइनस x² यहाँ पे और 10 माइनस x² यहाँ पे, जो चीज आपकी सेम है पहले उसको रीअरेंज करके फिर लेट करें। तो 10 माइनस x² को यहाँ पे रखा, 3x को बाद में लेंगे, 10 माइनस x² को पहले लिखा और 9x को बाद में लेंगे और -7x² आपका एज इट इज। अब अगर आप देखें तो हमारे पास 10 माइनस x², 10 माइनस x² आपकी जो है वो सेम टर्म्स हैं। तो इन सेम टर्म्स को आप y के इक्वल रख लें। तो यहाँ पे 10 माइनस x² की जगह y और प्लस 3x, 10 माइनस x² की जगह y प्लस 9x और -7x² एज इट इज। अब अगेन इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट नंबर अगली पूरी ब्रैकेट, फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड नंबर अगली पूरी ब्रैकेट -7x²। ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद हम यहाँ तक पहुंच जाएंगे और हमें जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म मिलेगी। यहाँ पे हमारे पास आया y² प्लस 12xy प्लस 20x²। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो अगेन हमारे पास क्योंकि टू वेरिएबल्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इस 20 को x² वाली टर्म को आपने y² वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो y² के साथ कोफिशिएंट 1 है, x² के साथ 20 है, 20 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा। 20 के जब फैक्टर्स बनाएंगे तो 2 10s are 20 होता है, तो 10 और 2 को प्लस करेंगे तो 12 मिल जाएगा। तो अब हमारे पास y² प्लस 10xy प्लस 2xy प्लस 20x²। अब इन दो टर्म्स को देखें, पहले दो टर्म में से हमें y कॉमन मिलेगा, y कॉमन लिया y² में से तो 1y प्लस 10x। इन दो टर्म में से देखें तो हमारे पास 2x कॉमन आएगा, तो 2x कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में y प्लस 10x आएगा। अब अगर आप ब्रैकेट्स वाली टर्म को देखते हैं तो हमारे पास सेम है, तो सेम टर्म्स को हम मिड टर्म ब्रेक में एक दफा लिखते हैं तो y प्लस 10x और यहाँ पे बचेगा y प्लस 2x, उसको एज इट इज लिखते हैं। अब अगेन यहाँ पे देखें तो आपका जो आंसर है वो y और x में है, क्वेश्चन आपका x में है तो आपका आंसर भी x में होना चाहिए। तो जो चीज हमने लेट की थी वो दोबारा रिप्लेस करें, 10 माइनस x² की जगह हमने y रिप्लेस किया था, तो अब हमारे को क्वेश्चन में जहाँ पे y है उसको वापस हमने 10 माइनस x² रिप्लेस करना है। सो y की जगह 10 माइनस x² प्लस 10x, y की जगह 10 माइनस x² प्लस 2x। अब अगेन यहाँ पे क्योंकि मेरे पास जगह नहीं थी तो मैंने अरेंज नहीं किया, आप इसको दोबारा से रीअरेंज कर सकते हैं। x² वाली टर्म पहले, x वाली बाद में और कांस्टेंट वाली एंड पे आप लेके जा सकते हैं। तो अगेन यहाँ पे क्वेश्चन 20 से पहले मैं कंक्लूड कर रहा हूँ कि आपके जो क्वेश्चन नंबर 15 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक क्वेश्चंस हैं उनमें अगर एंड वाली जो सेपरेट टर्म आपको मिलेगी वो अगर आपकी वेरिएबल नहीं है, वो अगर कांस्टेंट है, तो आप इन कांस्टेंट्स को आपस में प्लस या माइनस करके चेक करेंगे कि कौन सा पेयर आपको सेम आंसर दे रहा है, तो उनको अकॉर्डिंगली रीअरेंज करके मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। अगर आपका एंड वाली टर्म, आखिरी वाली टर्म वेरिएबल में, उसमें कोई वेरिएबल इन्वॉल्व है, तो उस केस में आप कांस्टेंट्स को प्लस या माइनस करके चेक नहीं करेंगे कि कौन सा सेम दे रहा है, बल्कि मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे कि कौन सा पेयर आपको जो है वो सेम आंसर दे रहा है। तो वो पेयर्स आपस में रख के मल्टीप्लाई करके इसको आप सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 20 है वो भी हमारा यहाँ। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 21 एक्सरसाइज 4.2 का है। सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ कि हमारे पास वो क्वेश्चन में क्या डिमांड कर रहा है। The expression can be written as the sum of two squares and the sum of two cubes। हमारे पास जो भी हमारे पास एक एक्सप्रेशन गिवन है a की पावर 6 प्लस 729, इसको आप स्क्वायर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और क्यूब की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सो लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था, एक क्वेश्चन हमारा था जिसमें आपका स्क्वायर का फॉर्मूला भी बन रहा था और क्यूब का फॉर्मूला भी बन रहा था, और आई गेस की क्वेश्चन नंबर 5 था। तो उसमें मैंने आपको स्क्वायर के साथ भी करके उसको सॉल्व कराया था और क्यूब के साथ भी करके तो सॉल्व करवाया था। एक और क्वेश्चन था जिसमें क्यूब तो बन रहा था और स्क्वायर भी बन रहा था, तो क्यूब के साथ हमने सॉल्व किया था उसे,
और स्क्वायर के साथ हमने सॉल्व उसे नहीं किया था बिकॉज हमारे पास स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास नहीं बन रहा था। तो सेम केस है कि आपके पास a की पावर 6 प्लस 729 है, इसको दो स्क्वायर्स का सम भी आप लिख सकते हैं और दो क्यूब्स का सम भी लिख सकते हैं। कैसे? जैसे हम अगर हम देखते हैं तो 729 जो है वो हमारे पास 27 का स्क्वायर होता है, यानी 27 मल्टीप्लाई 27 करेंगे तो हमारे पास 729 आएगा। और सेकेंडली यहाँ पे a की पावर 6 को आप लिख सकते हैं a की पावर 3 का स्क्वायर। ठीक है, पहली डिमांड क्या थी पार्ट ए में, इसको सम ऑफ टू स्क्वायर्स लिखना है। इसका मतलब क्या है कि बाहर हमने स्क्वायर रखना है, तो अगर 6 है तो बाहर स्क्वायर रखना है, तो नीचे हमारे पास अंदर ब्रैकेट में पावर 3 आएगी, तो a की पावर 3 की पावर 2 लिख सकते हैं और 729 को हम 27 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई भी फॉर्मूला अभी तक हमने नहीं पढ़ा और ना ये फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब यह है कि फैक्टराइजेशन के लिए, फैक्टर्स बनाने के लिए मैं इस टर्म के दो स्क्वायर वाली फॉर्म को कंसीडर नहीं कर सकता। आगे वो कह रहा है कि पार्ट बी में टू क्यूब्स को लिख के उसके बाद वो कह रहा है विच वन विल बी यूज फॉर द फैक्टरिंग। फैक्टरिंग का मतलब क्या है कि इन दो में से यानी स्क्वायर और क्यूब वाली टर्म्स में से आप क्या स्क्वायर्स वाली टर्म को यूज करेंगे फैक्टर्स बनाने के लिए या क्यूब के लिए? तो स्क्वायर के लिए तो हम नहीं कर सकते क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फॉर्मूला हमारा एग्जिस्ट नहीं करता। तो जो क्यूब वाला हमारी पास फॉर्म बनेगी, सम ऑफ टू क्यूब जो बनेगा, उसी को हम फैक्टराइजेशन के लिए यूज करेंगे। सो अगेन जो दूसरी फॉर्म है, पहले हमारे पास स्क्वायर वाली फॉर्म बन गई, अब क्यूब वाली फॉर्म बनाने के लिए हमें बाहर क्यूब चाहिए क्योंकि होल पावर तो हमारी 6 है ना, तो बाहर हमारे पास 3 आ गया तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास 2 ही बचेगा। सेकेंडली अगर 729 का क्यूब रूट लें कैलकुलेटर से तो आपको वो 9 देगा, तो इसका मतलब ये है कि 729 इज द क्यूब ऑफ 9। तो अगर 729 का क्यूब रूट लेंगे तो 9 आएगा, तो 9 का क्यूब लेंगे तो 729 आएगा। तो a की पावर 2 की पावर 6 और 9 का क्यूब लेंगे तो हमारे पास 729 आएगा। तो ये आपकी क्यूब की फॉर्म आ गई है। उसके बाद हमने क्या करना है, इसके फैक्टर्स बनाने हैं क्योंकि हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब की फॉर्म बन रही है। तो फॉर्मूला हमें आते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे लास्ट टाइम भी मैंने इस चीज के ऊपर बड़ी डिटेल डिस्कशन की थी कि आपने पहले क्यूब के अंदर जो भी टर्म होगी वो a की जगह रिप्लेस करनी है, दूसरे क्यूब के अंदर जो भी टर्म होगी वो b की जगह आपने रिप्लेस करनी है। सो a की जगह हमारा a स्क्वायर आ जाएगा और b की जगह हमारा 9 आ जाएगा। तो सिंपली इस फॉर्मूले में जहां जहां आपको a नजर आएगा वहां पे a स्क्वायर रिप्लेस करते जाएं, जहां पे b नजर आएगा वहां पे हम 9 रिप्लेस कर दें। यहाँ पे a नजर आ रहा है a स्क्वायर का क्यूब, b नजर आ रहा है तो 9 का क्यूब, a की जगह a स्क्वायर, b की जगह 9, a स्क्वायर नजर आ रहा है तो a की जगह a स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर माइनस a की जगह a स्क्वायर और b की जगह 9, b की जगह 9 का स्क्वायर। सो सिंपली जहां पे आपको a नजर आया वहां पे a स्क्वायर, जहां पे आपको b नजर आया वहां पे आपने 9 रिप्लेस कर दिया। थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे होगी, 2 2 आर 4 और माइनस 9 a स्क्वायर और 9 का स्क्वायर 81। तो यहाँ तक आपका जो है पार्ट ए में जो पहले उसने कहा था कि क्यूब द सम ऑफ टू क्यूब्स लिखे हैं वो यहाँ तक हो गया और उसने कहा था फैक्टराइज भी करें, तो फैक्टराइजेशन यहाँ पे हो गई है। अब वो लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है, पहले पढ़ते हैं इसे कि क्या डिमांड कर रहा है। एक्सप्रेस दिस एक्सप्रेशन एज द प्रोडक्ट ऑफ 3 फैक्टर्स। अगेन क्योंकि हमने फैक्टर्स की फॉर्म में लेके जाना है तो वी हैव टू डू द फैक्टराइजेशन और हमने देखना है कि इज ईच फैक्टर बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। तो इस बाइनोमियल और ट्राइनोमियल को हम एंड पे डिस्कस करते हैं। तो क्योंकि पहले हमारे पास जो गिवन एक्सप्रेशन है इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है, तो फैक्टराइजेशन के लिए क्योंकि हमारे पास 4 टर्म्स हैं, तो मैंने आपको बताया था अगर आपकी 4 टर्म्स हैं और 4 में से 2 का क्यूब बन रहा है तो ये आपका होल क्यूब का फॉर्मूला की तरफ आप जाएंगे और ये होल क्यूब के फॉर्मूला की राइट साइड ऐसे क्लोज करके लेफ्ट साइड की तरफ लेके जाएंगे। लेकिन पहले इसकी फॉर्म बनाते हैं। अब 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, t का ऑलरेडी क्यूब है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b। a की जगह हमारे पास 2 आएगा, a की जगह पहले जो क्यूब के अंदर टर्म है वो a की जगह आ जाएगी। तो पहले क्यूब के अंदर हमारे पास 2 है तो 2 को आपने a की जगह रिप्लेस कर देना है और दूसरे क्यूब के अंदर आपके पास t है तो t आप क्या करेंगे, b की जगह फॉर्मूले में जहां जहां b नजर आएगा वहां पे आपने t को रिप्लेस कर देना है। सो प्लस 3a स्क्वायर b, a की जगह 2 और b की जगह t, प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a की जगह 2 और b की जगह t का स्क्वायर और अगली वाली चीज एज इट इज। तो फॉर्मूला क्लोज कैसे होगा, जिन भी 2 टर्म्स के ऊपर क्यूब है आपने सिर्फ वो देखनी है। पहला क्यूब है हमारे पास 2 के ऊपर, वो यहाँ पे आ गया, दूसरा क्यूब है हमारा t के ऊपर, वो यहाँ पे आ गया, इसका होल क्यूब क्लोज हो गया। अब उसने कहा था एज अ 3 फैक्टर्स,
तो अगर हम यहाँ पे देखें 2 प्लस टी का होल क्यूब, तो क्यूब लेट से मैं कहता हूँ मेरे पास x है, तो अगर x क्यूब है लेट से, तो इस x क्यूब को मैं लिख सकता हूँ x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x, राइट। तो ये हमारे पास एज अ 3 फैक्टर में चला गया है। तो इसी तरीके से 2 प्लस टी के होल क्यूब को हम 2 प्लस टी और 2 प्लस टी 3 टाइम्स लिख सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि आपने इस टर्म को एज अ प्रोडक्ट ऑफ 3 फैक्टर्स लिखना है। तो अब अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देखें 2 प्लस टी कितने नंबर्स हैं, 2। 2 प्लस टी कितने नंबर्स हैं, कितनी टर्म्स हैं, 2। 2 प्लस टी कितने नंबर्स है, कितने टर्म्स हैं, तो 2 है। तो अगर किसी भी टर्म में आपकी किसी भी क्वेश्चन में किसी भी एक्सप्रेशन में अगर 2 टर्म्स है तो वो बायनोमियल होता है, अगर 3 टर्म्स हो तो वो ट्राइनोमियल होता है, अगर एक टर्म हो सिर्फ लेट से मैं कहता हूँ सिर्फ टी है मेरे पास, तो ये हमारे पास मोनोमियल होगा, मोनोमियल MONO मोनोमियल, ठीक है। अगर एक टर्म है तो मोनोमियल, अगर 2 टर्म्स है तो बायनोमियल, अगर 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल। तो हमारे पास फैक्टर्स बनाने के बाद हर एक फैक्टर की 2 टर्म्स हैं, तो इसका मतलब यह है कि हमारे जो गिवन फैक्टर्स हैं वो आपके बाइनोमियल्स हैं। सो यहाँ पे हमारी क्वेश्चन नंबर 22 के साथ साथ हमारी एक्सरसाइज 4.2 भी